Welcome back to Science Online class. This is the class or class 8 Science. Okay, first I am maintaining the board. This is the class 8. Subject is Science, and I think this is the lecture number 3rd. Okay, today's date is 6, and our chapter is combustion and flame. This is the name of our chapter, combustion and flame. Alright, now see, what is the thing? We have discussed before that particular, whatever the 2 lectures were there, I have told you about the combustion and what are the things which is necessary to make a fire, like which is the supporter of the combustion. ठीक है, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं. और जो करंट का टॉपिक चल रहा था वो क्या था बेटा? वो ये था कि what the things are necessary for the combustion. combustion के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है. ठीक है, फर्स्ट होता है प्रेजेंस ऑफ द कंबस्टिबल सबस्टेंस. एक कंबस्टिबल सबस्टेंस प्रेजेंट होना चाहिए. एक कंबस्टिबल सबस्टेंस प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और जो आसानी से जलता है. एनी ऑफ द सब्सटेंस विच बर्न्स इजीली, जो कि बहुत ही आसानी से जल सकते हैं, उनको कंबस्टिबल सबस्टेंस बोला जाता है. एग्जांपल काउ डंग, फायर, वुड. ठीक है. दूसरी बात होती है बेटा सपोर्टर ऑफ द कंबस्शन. सपोर्टर से हम लोग ये समझते हैं कि विच सपोर्ट्स द फायर, विच सपोर्ट्स द कंबस्शन. ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि बर्निंग में, जो कि कंबस्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, एक्चुअली दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड द सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. उसी चीज को हम लोग सपोर्टर ऑफ कंबस्शन बोलते हैं. और कंबस्शन को जो सपोर्ट करने वाली चीज होती है वो होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस. ठीक है, जिसको हम लोग सांस लेते हैं ना, वी ब्रेथ ऑक्सीजन. ठीक है, फॉर द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है उसमें हम लोग कौन सी गैस को लेते हैं अपने शरीर के अंदर? वायु, प्राणवायु, क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ, सो दैट इज द ऑक्सीजन. तो दैट ऑक्सीजन गैस इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द कंबस्शन. या यूं कहें कि जहां पर भी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं होगा वहां पे कंबस्शन की प्रोसेस सफल नहीं होगी. और थर्ड होता है बेटा इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर कहने का मतलब मैं बता चुका हूं, आपको रिवाइज करा रहा हूं. एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है और उसको अचीव करने के बाद ही कोई कंबस्टिबल सबस्टेंस जलता है. मतलब कि हर एक कंबस्टिबल सबस्टेंस के लिए एक टेम्परेचर फिक्स है, मिनिमम टेम्परेचर फिक्स्ड कर रखा है, और उस पर्टिकुलर मिनिमम टेम्परेचर को ही हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं. एंड एनी ऑफ द कंबस्टिबल सबस्टेंस कैन नॉट बर्न टिल इट हैज नॉट रीच्ड टू द इग्निशन टेम्परेचर. कोई भी कंबस्टिबल सबस्टेंस तब तक नहीं जल सकता जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच नहीं जाता है. मतलब आफ्टर अटेनिंग द इग्निशन टेम्परेचर ओनली इट विल बर्न, है ना. इग्निशन टेम्परेचर को अटेन करने के बाद ही वो पर्टिकुलर सबस्टेंस जलेगा. तो ये सारी चीजें आई हैव टोल्ड यू वेल. और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल भी देख रहे थे, और उस एग्जांपल में हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से सपोर्टर ऑक्सीजन का रोल होता है किसी भी कंबस्शन को बनाए रखने में. ठीक है, राइट नाउ सी चल क्या रहा था, थोड़ा सा मैं बुक से ही आपको करा देता हूँ बेटा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, सारी चीजों को मैं यहाँ पे लिख भी नहीं पाऊंगा. कुछ चीजें जो थ्योरी है ना, जो डेफिनेशन वाली चीजें होंगी उसको तो डेफिनेट है मैं लिखूंगा, बट सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर गिवन इन फॉर्म ऑफ द थ्योरी डायरेक्टली आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द बुक एज आई डू इट इन द क्लास. ठीक है, ऑफलाइन क्लास में जैसे आपको पढ़ाता हूँ ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ. देखो लिखा है एग्जांपल्स टू प्रूव दैट इग्निशन टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन. अब इस बात को पता करने के लिए कि इग्निशन टेम्परेचर कितना जरूरी होता है कंबस्शन को बनाए रखने के लिए, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, मैं पढ़ता हूं बेटा. फ्लेम ऑफ द बर्निंग कैंडल blows off when we blow over it strongly. It is because the air current lowers the temperature of the burning wax vapor below the ignition point, thus the flame goes off. इस एग्जांपल में ये बताया गया कि मान लो कोई कैंडल बर्न हो रहा है. ठीक है, मान लो कोई मोमबत्ती जल रही है, कैंडल बर्न हो रहा है. हम लोग उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं बेटा? इमीडिएटली वी ब्लो ऑफ एयर फ्रॉम आवर माउथ. आपने देखा होगा बर्थडे केक का सेलिब्रेशन जब होता है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और एट दैट टाइम ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ द केक जब काटा जाता है तो मोमबत्तियां बुझाने के लिए जनरली अपन क्या करते हैं? वी ब्लो ऑफ एयर फ्रॉम आवर माउथ.
हम लोग अपने मुंह से उसको फूकते हैं, फूकना है ना, हम लोग फूक करके उसको बुझा देते हैं और उसके बाद जो कैंडल होता है इमीडिएटली ब्लोस ऑफ, थोड़े ही टाइम के बाद वो बुझ जाता है। तो बुझने की प्रोसेस का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन ये था बेटा कि पहले कैंडल बंद हो रहा था, जल रहा था बहुत ही आसानी से, इसलिए जल रहा था बिकॉज इट हैज अटेंड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच चुका था, उस मिनिमम टेम्परेचर को वो प्राप्त कर चुका था, ऑब्टेन कर चुका था और उसके बाद ही वो जलना स्टार्ट हो रहा था। हमने क्या किया, हमने फूका तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो इग्निशन टेम्परेचर था अगेन वो क्या हो गया, कम हो गया। किसका इग्निशन टेम्परेचर बेटा? वैक्स का, मोम का। जो मोम लगातार जल रहा था कंटिन्यूअसली, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर का कम होना, तो बर्निंग वैक्स का टेम्परेचर कम हो जाता है इग्निशन टेम्परेचर से, और जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर से वो कम होता है सो फायर विल ब्लो ऑफ, उसके बाद वो जल नहीं पाता है और बुझ जाता है। मतलब जब जब हम लोग किसी भी चीज को बुझाते हैं एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर को कम करा देते हैं। कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, जो बर्निंग सब्सटेंस होता है, जो आसानी से जलता है, फूंक करके किसी न किसी प्रोसेस से, कई बार आपने देखा होगा हम लोग पानी भी डालते हैं, कहीं पे आग लग जाती है, पानी डाला जाता है ना, वी पोर वाटर ओवर द फायर, उसके बाद वो बुझ जाता है, द फायर विल एक्सटिंग्विश, ठीक है, फायर जो होता है वो बुझता ही है या बुझ जाएगा आफ्टर द सम टाइम। ऐसा इसलिए होता है कि पानी डालते ही हम लोग उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं, किससे बेटा? बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। व्हेन वी आर पोरिंग द वाटर ओवर द फायर, जब हम लोग फायर के ऊपर किसको, वाटर को पोर करते हैं, सो एक्चुअली वी लोअर्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस। हम लोग बर्निंग सब्सटेंस के, हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस के टेम्परेचर को क्या कर रहे होते हैं, लोअर कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली इट ब्लोज ऑफ, उसके बाद वो बुझ जाता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। वी कैन बॉइल वाटर इन अ पेपर कप ऑन अ स्पिरिट लैम्प। देखो वो एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बताया था, बॉइलिंग ऑफ द वाटर वाला, है ना, उसमें अपन ने क्या किया था, एक पेपर कप ले लिया था, इफ यू हैव रिमेम्बर्ड। ये मैंने क्या ले लिया बेटा, पेपर कप। पेपर कप लेने के बाद विद द, यहाँ पे कुछ लगा देते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ, एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, थोड़ा दूर रखते हैं, बर्नर को थोड़ा सा दूर रखते हैं, या इसको आप स्पिरिट लैम्प भी बोल सकते हैं, स्पिरिट लैम्प बोल लीजिए या बर्नर बोल लीजिए। स्पिरिट लैम्प एक छोटी सी चिमनी जैसा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब एक पेपर कप के अंदर वाटर भरा हो, इफ द वाटर इज फिल्ड इनसाइड द पेपर कप, मान लीजिए पेपर कप है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है एंड यू आर गिविंग हीट टू द पेपर विद द हेल्प ऑफ द स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प से आइदर विद द हेल्प ऑफ द बर्नर आप इसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, आइदर द पेपर विल बर्न, क्या ये पेपर बर्न होता है? नहीं। अगर इसके अंदर कुछ भी चीज नहीं रहेगा तो ये गर्म होकर के जल जाएगा। तो बेटा ये जलेगा कब? when it reaches to its ignition temperature। एक्चुअल में क्या होता है, पेपर को जब हीट देते हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वो इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, और उसके बाद ही वो जलता है। लेकिन यहाँ पे पेपर कप इसलिए नहीं जल पाता है बिकॉज द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप, क्योंकि जो पेपर कप को हम लोग हीट सप्लाई करते हैं उसकी वजह से इसका टेम्परेचर तो बढ़ता है, लेकिन वो टेम्परेचर वाटर को ट्रांसफर हो जाता है। इसको ट्रांसफर हो जाता है, वाटर को ट्रांसफर हो जाता है। या यूं कहें कि पेपर कप अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच नहीं पाता है। द पेपर कप डज नॉट अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। पेपर कप अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच नहीं पाता है, या इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पेपर कप का होता है, एंड दैट्स व्हाई इट डज नॉट बर्न, और उसकी वजह से ये पेपर कप नहीं जलता है, ठीक है। और जो पानी होता है, वी कैन बॉइल द वाटर इनसाइड द पेपर कप, हम लोग पेपर कप के अंदर से पानी को उबाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, a burning match stick can ignite a small split of wood but not a log of wood. It is because the small split of wood has a fairly sharp and rough edges. When the burning match stick is held close to any of the sharp edges, the temperature of the wood attains the suitable temperature, but the split catches fire. However, in case of the log of wood, the heat energy supplied, चलो इसको भी मैं समझा देता हूं। ये बोला गया है दो केस है, आपने देखा होगा विद द हेल्प ऑफ द मैच स्टिक। मैच स्टिक क्या होता है, माचिस की तीली। माचिस की तीली की सहायता से अपन क्या करते हैं बेटा, हम लोग किसी एक छोटे पीस ऑफ वुड को
पीस ऑफ वुड को, एक छोटे लकड़ी के टुकड़े को जला सकते हैं। वी कैन बर्न द पीस ऑफ स्मॉल वुड विद द हेल्प ऑफ द मैच स्टिक। मैच स्टिक की सहायता से एक छोटे लकड़ी के टुकड़े को जलाया जा सकता है। वो भी तुरंत नहीं जलता है। आपने देखा होगा जब थोड़ी देर तक उसको आप गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है, और जब वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच चुका होता है, जब उस कंबस्टिबल सबस्टेंस का, जब उस लकड़ी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका हो कि इट कैन अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच चुका हो, उससे ज्यादा हो चुका हो उसका टेम्परेचर, आफ्टर दैट ओनली इट स्टार्ट्स बर्निंग। उसके बाद ही वो बर्निंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है और वो जलना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो हो गया एक एग्जांपल। इसी तरीके से आपने देखा होगा विद द हेल्प ऑफ द मैच स्टिक वी कैन बर्न द पीस ऑफ पेपर। एक पेपर को हम लोग आसानी से जला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, इफ आई हैव गिवन यू बिग पीस ऑफ वुड, मतलब एक छोटे लकड़ी के टुकड़े को तो आप जला सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरीके से लॉग ऑफ वुड दे दिया जाए, एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा दे दिया जाए, सो कैन यू कैन बर्न इट विद द हेल्प ऑफ द मैच स्टिक। क्या मैच स्टिक से आप उसको जला सकते हैं? नहीं जला सकते हैं बेटा, क्योंकि जब एक बड़े लकड़ी के पीस को जलाने की कोशिश करोगे तो इसका मास ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, तो ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा। तो लॉग ऑफ वुड को नहीं जला पाते हैं क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता है, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता है, इसलिए वो जलता नहीं है। एक स्मॉल पीस ऑफ वुड को जलाया जा सकता है बिकॉज इट अटेन्स इट्स इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है, ऐसे ही होता है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन बर्न द स्मॉल पीस ऑफ वुड विद द हेल्प ऑफ द मैच स्टिक। दूसरी बात ये बेटा कि इसका जो एज होता है, एज जो होता है, एज मतलब क्या होता है? किनारा। इसका जो एज होता है स्मॉल पीस ऑफ वुड का, वो शार्प होता है। क्या होता है? वो शार्प। किसी भी शार्प लकड़ी के टुकड़े को, बारीक लकड़ी से टुकड़े को हम जला सकते हैं, लेकिन मोटा अगर दे दिया जाए तो नहीं जलता है ना। सो ओवरऑल ये लॉजिक जो है ये इग्निशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, व्हेन द वाटर इज पोर्ड ओवर द बर्निंग वुड द फायर डाइज। ठीक, आपने ये एग्जांपल में पहले भी बता चुका हूं कि मान लो आग लगी है कहीं पे भी, तो जनरली अपन क्या करते हैं, वी पोर द वाटर ओवर देयर। ठीक है, हम लोग उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद क्या होता है बेटा, फायर एक्सटिंग्यूशेस। फायर जो होता है वो एक्सटिंग्यूश हो जाता है। एक्सटिंग्यूश मतलब होता है आग का बुझना। व्हेन वी पोर वाटर ओवर द फायर, जब हम लोग कभी भी किसी भी फायर के ऊपर वाटर पोर करते हैं, सो एक्चुअली इट एक्सटिंग्यूशेस, वो बुझ जाता है। उसके पीछे रीजन ये दिया गया है कि जब हम लोग पानी पोर करते हैं, व्हेन वी आर पोरिंग द वाटर ओवर द फायर, जब हम लोग फायर के ऊपर वाटर को पोर करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर लोअर्स। उस जो बर्निंग सब्सटेंस होता है, कोई भी चीज हो, कहीं पे भी आग लगी हो, तो जो भी चीज जल रहा है ना, उसका टेम्परेचर लोअर हो जाता है। पानी डालते ही उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, एक्चुअली द टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है बर्निंग सब्सटेंस का, वो इग्निशन टेम्परेचर से भी नीचे आ जाता है, कम हो जाता है, बिलो हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई फायर एक्सटिंग्यूशेस। इसकी वजह से ही आग जो जलती रहती है वो खत्म हो जाती है। ठीक, आगे तो ये सब डेली लाइफ के एग्जांपल हो गए बेटा। इसी तरीके से आपने देखा होगा ड्यूरिंग द समर सीजन में बहुत सारे ड्यूरिंग द एक्सट्रीम समर, जब समर सीजन आता है तो सारे पेड़ों के पत्ते क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, और सूखी हुई पत्तियां, सूखी हुई लकड़ी को आपने देखा होगा। तो हैव यू लिसन्ड अबाउट द फॉरेस्ट फायर? यस, फॉरेस्ट फायर मतलब होता है जंगल की आग, है ना, एंड इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। ठीक है, आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में अमेजन फॉरेस्ट है और भी बड़े बड़े थिक फॉरेस्ट हैं, वहां पे फॉरेस्ट फायर एक आम बात है, एक नॉर्मल सा केस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि जो लकड़ियां होती हैं, जो पत्ते होते हैं, उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। समर सीजन में टेम्परेचर हाई होने की वजह से जितनी भी लकड़ियां होती हैं, जितने भी पत्ते होते हैं, वो सब सूख जाते हैं, ड्राई नेचर के होते हैं, और वहां पे अगर थोड़ा सा भी स्पार्क मिले, उनको थोड़ा सा भी चिंगारी मिल जाए, थोड़ा सा भी स्पार्क मिल जाए, तो फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो जाता है। और जितनी भी लकड़ियां होती हैं, जितने भी पत्ते होते हैं, वो सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो धीरे धीरे ये आग बढ़ने लग जाती है,
एंड इट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम टू कंट्रोल इट। और उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को एक्शन लेना पड़ जाता है, उसको हेलीकॉप्टर से पानी डाल करके बुझाना पड़ता है, और भी बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर फायर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो जब कोई भी चीज सूखता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, और जब उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है तो बहुत आसानी से वो क्या कर लेता है बेटा, आग पकड़ लेता है। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, ओके बेटा, our next topic is, ठीक है, तो ये तो हो गया राइट नाउ। our next topic is, it is not a topic actually, थोड़ा सा हम लोग ये बात करते हैं मैच स्टिक। ठीक है, मैच स्टिक की थोड़ी सी डिस्कवरी कैसे हुई थी। सो मोर देन 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले, 5000 ईयर्स एगो, इजिप्टियंस, इजिप्टियंस कहने का मतलब होता है इजिप्ट के रहने वाले लोग, डिस्कवर्ड द मैच स्टिक। 5000 साल पहले इजिप्टियंस जो थे, इजिप्ट कंट्री के रहने वाले रहवासी लोग, रेसिडेंट्स, एक्चुअली दे डिस्कवर्ड द मैच स्टिक। इन्होंने मैच स्टिक की खोज की थी। ठीक है, एंड एट दैट टाइम दे वर यूजिंग द उन लोगों ने मैच स्टिक कैसे बनाया था, अ स्मॉल पाइन वुड। इस तरीके का जो पाइन नाम का एक पेड़ होता है बेटा, वो पाइन वुड को उन्होंने, पाइन वुड में उन्होंने किसको अटैच किया था, उन्होंने अटैच किया था सल्फर को। किसको अटैच किया था, सल्फर को। मतलब 5000 साल पहले इजिप्टियंस मेड द फर्स्ट टाइम मैच स्टिक। 5000 साल पहले मैच स्टिक की शुरुआत, माचिस बनाने की शुरुआत इजिप्ट नाम की कंट्रीज में हुई थी। उन लोग क्या किया करते थे कि एक छोटा सा पाइन वुड लिया करते थे, पाइन का लकड़ी लिया करते थे, क्योंकि वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस था, बहुत आसानी से जला करता था, और उसमें छोटा सा चीज इन लोग पेस्ट करते थे, लगाते थे। उस जिस चीज को इन लोग पेस्ट करते थे, लगाते थे बेटा, इट इज कॉल्ड सल्फर। इसको सल्फर कहा जाता था। तो अब क्या किया जाता था, व्हेन दिस पर्टिकुलर सल्फर इज रब्ड अगेंस्ट एनी हार्ड सरफेस, जब इस सल्फर को किसी भी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट में, विरोध में, व्हेन यू आर रबिंग इट, जब आप इसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या पैदा होता है बेटा, फ्रिक्शन। क्या पैदा होता था, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं घर्षण। मतलब जब किसी भी चीज को एक दूसरे के अगेंस्ट में आप रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन में आपने देखा होगा, जनरली वी रब अवर बोथ द हैंड्स अगेंस्ट ईच अदर। हम लोग दोनों हाथों को, पाम्स को, हथेलियों को, एक्चुअली वी रब अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट में हम लोग रब करते हैं, रगड़ते हैं। उससे क्या होता है बेटा, इट प्रोड्यूसेस द हीट। ये हीट प्रोड्यूस करता है, गर्मी प्रोड्यूस होती है, एंड इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर, और यहीं से वो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। और वो टेम्परेचर अगर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, if that particular temperature will become more than the ignition temperature, और उसके बाद ही कोई भी बर्निंग सब्सटेंस, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जलना स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता था कि सल्फर को रगड़ा जाता था किसी भी हार्ड सरफेस के विरोध में, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता था, और जब वो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होता तो वो पर्टिकुलर चीज जलने लग जाती थी। और यही कॉन्सेप्ट है मैच स्टिक का। मैच स्टिक को आपने देखा होगा, है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये सल्फर की जगह 300 इयर्स एगो, 300 साल पहले, 300 इयर्स एगो, उसके बाद पहले तो सल्फर का यूज किया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ बेटा कि 300 इयर्स एगो, 300 साल पहले किसकी शुरुआत हुई, एक व्हाइट फास्फोरस। किसकी डिस्कवरी हुई, व्हाइट फास्फोरस। और व्हाइट फास्फोरस का यूज किया जाने लगा इंस्टेड ऑफ द सल्फर। 300 इयर्स एगो, 300 साल पहले किसकी डिस्कवरी हो गई, व्हाइट फास्फोरस की, और व्हाइट फास्फोरस को यूज किया जाने लगा इन प्लेस ऑफ द सल्फर। ठीक है, लेकिन बेटा होता क्या था कि द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द व्हाइट फास्फोरस, इग्निशन टेम्परेचर जो व्हाइट फास्फोरस का था, इट इज वेरी लेस, बहुत ही कम था। कितना था, ओनली 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपने देखा होगा कि रूम टेम्परेचर भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। मतलब व्हाइट फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट था जो रूम टेम्परेचर पे ही जल सकता था। ठीक है,
तो उसकी वजह से हमारे सारे मैच स्टिक क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये तो रूम टेम्परेचर पे ही बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर व्हाइट फास्फोरस की जगह बाद में रेड फास्फोरस का यूज किया जाने लगा। और आज के डेट में मॉडर्न टाइम में द मैच स्टिक दैट वी आर यूजिंग, जो भी मैच स्टिक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एक्चुअली वी यूज द रेड फास्फोरस देयर, वहां पे रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। उसके साथ और भी कुछ केमिकल्स मिले होते हैं। और आपने देखा होगा वैक्स, है ना, जो रेड फास्फोरस होता है, तीली जो होती है वो रेड कलर की होती है, कई बार ब्लैक कलर की भी होती है, नो प्रॉब्लम इज देयर। उसमें रेड फास्फोरस और कुछ सर्टेन केमिकल्स मिले होते हैं। और जब उसको हम लोग, है ना, मैच स्टिक के दोनों साइड पे एक रफ सरफेस होता है, उस रफ सरफेस से जब इसको रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड इट अटेन्स इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। और जब ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, देन आफ्टर इट स्टार्ट्स, उसके बाद क्या होता है, एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है, और उस स्पार्क की वजह से क्या होता है कि एक्चुअली इट्स बर्न्स, ठीक है, ये जलता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कंबंशन। कंबंशन के भी 3 टाइप्स होते हैं बेटा, ठीक है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द कंबंशन। कंबंशन के 3 टाइप्स होते हैं। what are these 3 types, we will see. There are the 3 types of the combustion. So right now my next topic is the types of combustion. Types of combustion. ठीक है, टाइप्स ऑफ कंबंशन। कंबंशन के 3 टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, लिख देता हूं नेम, थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं पहले। सो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ कंबंशन। फर्स्ट होता है बेटा स्लो कंबंशन, सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है रैपिड कंबंशन, और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस कंबंशन। सो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ कंबंशन। कंबंशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्लो कंबंशन, दूसरा होता है रैपिड कंबंशन, तीसरा होता है स्पॉन्टेनियस कंबंशन। स्लो कंबंशन कहने का मतलब क्या है बेटा, व्हेन द कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट अ मॉडरेट रेट। अब स्लो कंबंशन के बारे में बात करूं, सो व्हेन द कंबस्टिबल सब्सटेंस burns at moderate rate, मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, जब कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, है ना, when any of the combustible substance burns with the moderate rate, तो जब कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, वो मॉडरेट रेट के साथ जलता है। मॉडरेट मतलब मध्यम, रेट मतलब स्पीड। तो जब कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस धीरे धीरे जलता है, मॉडरेट रेट से जलता है, तो इस टाइप के कंबंशन को ही हम लोग स्लो कंबंशन कहते हैं। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि जब इस तरीके का कंबंशन होता है बेटा, सो देयर इज द नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। When there is a slow combustion, जब भी slow combustion हो रहा होता है, so actually there is no sufficient supply of the air, तो air की sufficient supply नहीं होती है। और जब air की sufficient supply नहीं होती है, तो combustion क्या होता है, incomplete होता है। क्या होता है बेटा, combustion incomplete होता है। और जब combustion incomplete होता है, so it produces the smoke। ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्मोक प्रोड्यूस करता है, धुआं प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ द काउ डंग, बर्निंग ऑफ काउ डंग। जब आप काउ डंग को बर्न करेंगे, या बर्निंग ऑफ द, ठीक है, काउ डंग हो गया। दूसरा बर्निंग ऑफ द, बोल सकते हो आप वुड, बर्निंग ऑफ वुड मतलब जब हम लोग लकड़ियों को जलाते हैं, जब हम लोग काउ डंग को जलाते हैं, ठीक है, या बर्निंग ऑफ द केरोसिन, आपने देखा होगा केरोसिन को जलते हुए, सो एक्चुअली इट प्रोड्यूसेस द स्मोक। तो जब इस तरीके का कंबंशन हो जो मॉडरेट रेट से जलता हो,
when there is no sufficient supply of the air, जब एयर की sufficient supply नहीं होती है, अच्छी तरीके से उसको एयर नहीं मिल पाता है, so combustion जो होता है वो incomplete होता है, complete combustion नहीं होता है, and after that it produces the smoke, ये smoke भी produce करता है. For example you can say burning of the cow dung का जलना, burning of the wood, लकड़ियों का जलना, burning of the kerosene का जलना. तो ये सभी slow combustion के बारे में अपन ने बात कर ली. Next time we will talk about the rapid combustion and spontaneous combustion.